गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोहार छत्तीसगढ़, सुप्रभात। आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। और आज हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास पे बात करेंगे। सभी अभ्यर्थी ध्यान से सुनेंगे कि प्राचीन इतिहास में प्रमुख रूप से जो राजवंश की दौर शुरू हुई, उसमें खासकर राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश हमको देखने को मिलता है। राष्ट्रीय राजवंश में शुरुआत जो होती है छत्तीसगढ़ में, वो मौर्य वंश से होती है। पढ़े आप लोग। मौर्य वंश के बाद आप देखोगे तो फिर सातवाहन वंश, फिर कुषाण वंश, मेघ वंश, मित्र वंश, और उसके बाद आप देखेंगे तो वाकटक वंश के बाद अगला जो वंश आता है, इसी के समकालीन कह सकते हो, गुप्त वंश। ठीक है जी। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में राजवंशों को लेकर हमको पढ़ना है। तो ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय राजवंश में वाकटक वंश पिछले क्लास पढ़ाया था, याद है? वाकटक वंश, नरेंद्र सेन, महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन, पृथ्वी सेन, हरि सेन, देव सेन, याद आ रहा है? ये सब वाकाटक वंश के बारे में था, जिनका शासनकाल अगर देखा जाए तो मोटा मोटा इन लोगों का भी शासनकाल 330 से बेसिकली शुरू हो जाता है वास्तविकता में छत्तीसगढ़ को लेकर, और लगभग लगभग 515 ईस्वी तक। हालांकि वाकाटक वंश के संस्थापक आप लोग पढ़े हो, विंध्य शक्ति हैं। कौन है? विंध्य शक्ति। इससे 80 साल पहले ही जो है उन्होंने शुरुआत किया था, 250 ईस्वी में, विंध्य शक्ति। लेकिन आपको ध्यान रखना कि प्रवर सेन प्रथम जो है, वो छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक है जाते हैं। स्पष्ट है? तो हमको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखना है बेसिकली। गुप्त वंश की बात करते हैं तो गुप्त वंश की जो शुरुआत है भारत देश में, इंडिया मैप में थोड़ा समझिएगा, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट है। आजकल पीएससी में समकालीन राजवंश को लेकर प्रश्न बना देता है, वो भी स्टेटमेंट में बकायदा। तो इंटरलिंक होना चाहिए आपस में माइंड में। सपोज ये आपका भारत देश, ये आपका दक्षिण भारत, ठीक है, मान लो, ठीक है जी। ये अपना छत्तीसगढ़। अब उस दौर में अगर बात करें तो मैं दो राष्ट्रीय राजवंश की बात कर रहा हूँ। एक आपका कौन? गुप्त वंश, और एक आपका वाकाटक वंश। तो गुप्तों का जो सेंटर रहा वो ये क्षेत्र रहा, एक मगध पाटलिपुत्र वाला सेंटर, फिर बाद में यहाँ पर उज्जैन, ठीक है, एमपी में, एमपी में उज्जैन, जिसको उज्जैनी बोलते थे। तो ये पूरा जो क्षेत्र है उत्तर भारत, ये पूरा कह सकते हो, ये मेन एकदम, यहाँ पर किनका चलता था? गुप्त साम्राज्य चलता था। ध्यान रखना, 319 से लेकर 550। हालांकि इससे पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन बेसिकली सम्राट के रूप में या महाराजा धीराज के रूप में जो है 319 से चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है। हालांकि इसके आदि पुरुष पढ़ोगे गुप्त साम्राज्य के, वो आदि पुरुष बोलने से श्रीगुप्त हैं। ठीक है जी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उत्तर भारत में इनका बोलबाला था, वहीं इधर आपका इस क्षेत्र में जो है आपका वाकाटक वंश का था। वाकाटक वंश इस क्षेत्र में, स्पष्ट है? तो ये भी राष्ट्रीय राजवंश है, और गुप्त साम्राज्य राष्ट्रीय राजवंश है। तो वाकाटक वंश के बारे में बता दिया था। अब जो है इन्हीं के साथ हमको देखना है गुप्त साम्राज्य। इनका शासनकाल आप लोग पढ़े हो, 330 से लेकर 515 ईस्वी। आप इनके समय को देखिए और इनके समय को देख लो, लगभग समकालीन है कि देखो टाइम पीरियड के हिसाब से, है ना? 330 से 515, 319 से 550, मतलब एकदम समान ही है। इधर ही लोग का राज चला था, इधर ही लोग का राज चला था। हम लोग पढ़े भी हैं वाकाटक वंश में जो रुद्रसेन द्वितीय है, उनका विवाह होता है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से। तो शादी क्यों हो रहा है? क्योंकि समकालीन है। ध्यान रहेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसी दौर में जो है हमको अपना छत्तीसगढ़ समझना है। तो छत्तीसगढ़ में उस समय इनका दोनों को प्रभाव था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर क्षेत्र और दक्षिण कोसल में क्षेत्रीय राजवंश के द्वारा शासन चल रहा था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इनके समय में बस्तर क्षेत्र में यहाँ पर नल वंश, नल वंश जो कि चौथी से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी तक इनका शासन माना जाता है। इधर आप देखोगे तो दक्षिण कोसल में आपका
राजर्षि तुल्य बोल सकते हो। राजर्षि तुल्य जो कि पहला राजवंश है। राजर्षि तुल्य वंश के बाद फिर सरवपुरी वंश, और इधर उसके बाद पांडु वंश। ठीक है जी। तो यहाँ पर राजर्षि, सरवपुरी, पांडु वंश, इधर इनके एक वंश के चलते चलते इधर तीन वंश निपट गए, क्योंकि इनका शासनकाल थोड़ा थोड़ा समय के लिए रहा और इनका लंबे समय तक कहना चाहिए। इनके 300 सालों में इधर तीन राजवंश जो है निपट गए कहना चाहिए। आया समझ में? तो आपको ध्यान रखना कि समकालीन राजवंश में गुप्त, वाकाटक, और इधर हमारे छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो राजर्षि, सरवपुरी, पांडु वंश चल रहा था, और इधर आपका बस्तर में नल वंश। इस बैकग्राउंड को आप थोड़ा समझिए, क्योंकि आज मैं चर्चा करूंगा बेसिकली गुप्त के बारे में। थोड़ा सा उसका संबंध वाकाटक वंश से भी देखेंगे और इन लोगों से भी देख लेंगे। आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। गुप्त वंश जिनका शासनकाल 319 से लेकर 550 ईस्वी, इसको हम लोग सदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? चौथी शताब्दी से छठवीं शताब्दी। हालांकि इनकी शुरुआत पहले से हो चुकी थी, 200 मान के चलो कि 70 के आसपास से चालू हुआ था श्रीगुप्त के द्वारा। ठीक है जी। तो यहाँ पर गुप्त वंश के बारे में हमको समझना है। आज मेरा क्लास इसके ऊपर है। ये क्लास हो गया वाकाटक वंश के बारे में, पिछला वीडियो देख लेना जो लोग एब्सेंट रहे होगे। ठीक है जी। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक या आदि पुरुष बोलने से श्री गुप्त है। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है बोलने से आपको बोलना है चंद्रगुप्त प्रथम। आप लोग इतिहास पढ़े हो, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्य है, इससे बहुत पहले मौर्य वंश। ये क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य को एक साथ मत बोल देना। ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय भी आएगा देखना इस वंश में। तो ये दोनों जो है गुप्त वंश के राजा हैं। तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, ये वास्तविक संस्थापक है। इन्होंने गुप्त वंश या गुप्त संवत चलाया। पढ़ोगे भारतीय इतिहास में, गुप्त संवत कैलेंडर, जैसे हमारा कैलेंडर चलता है ना, बाबूलाल पंचांग देखे हो, जनवरी फरवरी मार्च वाला, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इन्होंने जो है गुप्त संवत का कैलेंडर चलाया, आपको ध्यान रखना है 319 से इनके द्वारा शुरू। श्रीगुप्त इसके पहले कहा जाता है कि ये लोग जो है शासन किए कुषाण वंश के बाद, तो एक सामंत के रूप में, एक छोटे राजा के रूप में, छोटा क्षेत्र का है। लेकिन ये जो है स्वतंत्र राजा चलाया, इन्होंने सिक्का विक्का जारी कर दिया, कैलेंडर जारी कर दिया अपने नाम से। ये सरकार जब आता है फिर अपना सब कुछ चालू कर देते हैं ना, तो इस टाइप से इन्होंने अपना सब कुछ चालू कर दिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गुप्त वंश के आदि पुरुष कौन है बोलने से श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। अब हमें छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये समझ के पढ़ना है कि भाई इस वंश के कौन कौन से राजा ने जो है छत्तीसगढ़ को प्रभावित किया। क्या सभी ने किया कि कुछ नाम मात्र के राजाओं ने किया? तो उसको हमको जानना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गुप्त वंश में बेसिकली कौन कौन से राजा थे ये थोड़ा सा जान लो, क्योंकि ये जो वंश है इनको भारत के प्राचीन इतिहास का स्वर्णिम युग लाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही माना जाता है। यानी कि इनके काल को स्वर्णिम काल, सोने की चिड़िया मानी जाती है। जैसे आप लोग बचपन सुने होंगे, भारत सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया थी। तो सोने की चिड़िया बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? गुप्तों की। स्पष्ट है, गुप्तों का। तो गुप्तों में कौन कौन से राजा हुए उनके नाम एक बार ध्यान रखना। श्री गुप्त। इसके बाद अगले राजा हुए घटोत्कच। उसके बाद समुद्र गुप्त। इसी के साथ साथ एक याद रखना, एक इसका प्रतिद्वंदी भाई था जिसका नाम था कांचगुप्त। ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त के पुत्र थे रामगुप्त, और इनके एक और पुत्र समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको, अच्छा यहाँ पे एक राजा छूट जा रहा है। इसको एक काम करता हूँ, मिटा देता हूँ थोड़ा सा, कि तीन राजा होंगे इनके ऊपर।
शुरुआत श्री गुप्त, उसके बाद फिर घटोत्कच, फिर आपका चंद्रगुप्त। ये अपना चंद्रगुप्त, ये होगा प्रथम। ठीक है जी। इसके बाद कुमार, उसके बाद स्कंदगुप्त, और राजा हुए भानुगुप्त, और उसके बाद विष्णुगुप्त। तो यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो बेसिकली 9-10 राजा आप लोग को देखने को मिलेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये 11 राजा मेन मेन। ठीक है, बन गया ड्रीम 11। प्लेइंग 11 क्रिकेट टीम। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये 11 राजा जो है गुप्तों के वंश में जो है राज किए। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कांचगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। ठीक है, इसको थोड़ा याद करने का तरीका है, एक रहता है, इसको आरती के माध्यम से याद करना है। आप लोग राम जी की आरती सुने होंगे, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भय दारुणम, ऐसे करके कुछ आरती चलते सुने हो इस धुन में। नौ कंज लोचन, ऐसा करके। एक मिनट, हाँ, किसका कॉल आ रहा है? हेलो। मैं रिंग कर रहा हूँ, थोड़ा देर में क्लास में हूँ। हाँ, चलिए। तो यहाँ पर वैसे गाना है, जैसे वो गाना है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भय दारुणम नव कंज लोचन, ऐसे करके म्यूजिक समझ में आ गया ना? हाँ बस, तो यहाँ पर इसी बोलना है, श्री घटो चंद्र समु रामचंद्र कुमार कंद भानु विष्णु गुप्त, ऐसे लिरिक्स में गाना है। ठीक है, लिरिक्स बनाना है, धुन वही रहेगा। श्री घटो चंद्र समु रामचंद्र कुमार कंद भानु विष्णु गुप्त। ये कांच को हटा देना, कांच को फेंक देना। ठीक है, क्योंकि हाँ गड़ जाएगा, कट जाएगा, डर है, क्योंकि ये जो है समुद्रगुप्त का भाई था बेसिकली, कांचगुप्त जो है, और ये इसके समानांतर अपने आप को राजा घोषित कर दिया था जबरदस्ती का। राजा ये था लेकिन जबरदस्ती का कांचगुप्त अपना सिक्का विक्का जारी करके, समझ में आ गया? और वो एकदम नाराज होके खिसियानी बिल्ली, ठीक है, मैं वो भी राजा, मैं भी राजा बनूं, मेरे में भी गुण है, ऐसा वैसा करके ना अपना अलग से सिक्का विक्का जारी कर दिए थे। ये दोनों भाई थे जाने, कांचगुप्त और समुद्रगुप्त। लेकिन ये शासकीय रूप से या प्रशासनिक रूप से कहना चाहिए, ये राजा नहीं था। ये अपने आप को जबरदस्ती के राजा मनवा रहा था। स्पष्ट है, तो इसको अपन लिस्ट में नाम नहीं रखते। इसलिए श्री घटो चंद्र समु रामचंद्र कुमार कंद भानु विष्णुगुप्त बन पाएगा। एक बार और अच्छे से याद करना है आप लोग को, मैं ट्रिक लिख दे रहा हूं पर। श्री घटो चंद्र समु रामचंद्र कुमार कंद भानु विष्णुगुप्त। इसको तुम लोग गा के बताओ। ये हो गया, मैंने कविता लिख दिया। ठीक है, श्री घटो चंद्र समु रामचंद्र कुमार कंद भानु विष्णु गुप्त। लो, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सब गाएंगे, धुन के साथ गाना है, तब वो याद होगा। बोल पाओगे? श्री घटो चंद्र समु रामचंद्र कुमार कंद भानु विष्णु गुप्त। इंडियन हिस्ट्री में एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए काम आ जाएगा, अभी याद कर लोगे तो श्री मतलब बताओ क्या राजा है, और घटो मतलब, और चंद्र मतलब चंद्रगुप्त प्रथम। ये प्रथम। समूह मतलब समुद्रगुप्त, और राम मतलब
और चंद्र मतलब ये द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, ये प्रथम है तो। उसके बाद कुमार मतलब, और कंद मतलब स्कंद गुप्त, और भानु मतलब भानुगुप्त, और विष्णु मतलब विष्णुगुप्त। हो गया फैमिली क्लियर। बीच में कांच आएगा, किच कांच को कहाँ गिरा देना, वो समुद्र में गिरा देना। ठीक है, समुद्र के बाद समुद्र में बीच में, हाँ, तो हो जाएगा कंप्लीट। तो इस प्रकार से गुप्त वंश के राजाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो राजाओं को लेकर छत्तीसगढ़ में जो जानकारी मिली है, बेसिकली चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है। बाकी ये 10वां जो भानुगुप्त है, इन्होंने राज किया नहीं किया उसके बारे में खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक राजा का जो नाम है इसके अभिलेख में हमको देखने को मिला है। पढ़ोगे, सरबपुरी वंश में सरब राज करके राजा थे, जिनका इन्होंने अपने एरन अभिलेख में नाम लिखा है। तो हम चाहें तो इसको जोड़ सकते हैं आंशिक रूप से, लेकिन ये चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां लगातार ये जो दिख रहे राजा, इनके बारे में हमें कुछ कुछ सिक्के वगैरह, मुद्रा वगैरह प्राप्त हुआ है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि इनका जो है साम्राज्य पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे भारत में फैला हुआ था, और इनके अधीन में रह के छत्तीसगढ़ में राज कर रहे थे गुप्त वंश। आया समझ में? तो चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ से जोड़ के पढ़ना। ठीक है, ये तो हो गया राजाओं के बारे में जानकारी, वंश वालों की जानकारी। इसमें सबसे बड़े प्रतापी राजा समुद्रगुप्त हुए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए हैं, स्कंदगुप्त हुए। ये बड़े बड़े योद्धा थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त, योद्धा थे लोग बड़े बड़े। ठीक है जी। चलिए, इनकी राजधानी, तो प्रथम राजधानी थी इनका पाटलिपुत्र। उसके बाद में राजधानी बन गया दूसरा उज्जैनी। ये आपको ध्यान रखना, उज्जैनी। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया चंद्रगुप्त प्रथम, और उज्जैनी बोलना है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो द्वितीय जिसको विक्रम, इसी का नाम विक्रमादित्य है। पढ़ोगे आप लोग इतिहास में, जो मेन विक्रमादित्य है वो यही है। वैसे तो इतिहास में कई विक्रमादित्य के नाम से राजा हुए। ठीक है, जैसे सचिन फेमस हो गया है, तो सचिन के नाम से कई लोग हो गए हैं। विराट नाम फेमस है, तो कई लोग लेके अलग नाम आजकल विराट रख दिए। रखें नहीं रखें? तो वैसे यहाँ पर विक्रमादित्य, ये ओरिजिनल विक्रमादित्य है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ आपको राजधानी आपको याद करना आसान हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरा राजधानी उज्जैनी। प्रथम ने प्रथम, द्वितीय ने द्वितीय। याद रहेगा? ऐसा करके तुमको याद करना है। अब इसको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में समझना है। तो ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब जोड़ते हैं तो उस समय गुप्तों ने छत्तीसगढ़ को एक नाम दिया, या फिर इस नाम से वो लोग संबोधन करते थे। तो ये जो बस्तर क्षेत्र है, इसका अलग नाम था, और इधर ये जो मध्य छत्तीसगढ़ है, खासकर दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग जो मध्य छत्तीसगढ़ कहलाता है, इसका नाम उन लोगों ने रखा दक्षिणापथ। दक्षिणा, फिर से मैं लिख रहा हूँ, ऑनलाइन वाला ध्यान से सुनेंगे, दक्षिणापथ। ये आपको याद है। और नीचे वाला क्षेत्र है, इसका नाम बेसिकली, ठीक है, ऊपर क्या है? दक्षिणापथ। इसको दक्षिण कोसल भी कहा गया, दक्षिण कोसल। पर एग्जाम में दक्षिणापथ शब्द को ज्यादा पूछा गया है। गुप्तों के समय में छत्तीसगढ़ क्या कहलाता था बोलने से? दक्षिणापथ या फिर दक्षिण कोसल, दोनों को याद करो, दक्षिणापथ या दक्षिण कोसल। और जो बस्तर क्षेत्र है, दंडकारण्य क्षेत्र, इसको जो है उन लोगों ने कहा महाकांता। जी आपको महाकांता। तो प्रश्न आएगा कि बताइए गुप्तों के समय में जो बस्तर का क्षेत्र है या दंडकारण्य क्षेत्र है, इसको क्या कहा गया? तो क्या बोलेंगे? महाकांता। और इधर आपका मध्य छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया? दक्षिणापथ। या दक्षिण कोसल क्या कहा गया? दक्षिणापथ। ये दो नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद हुआ सबको? हो गया याद ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब राजाओं को लेकर अब बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समुद्रगुप्त। छत्तीसगढ़ को प्रभावित करने वाला पहला राजा था समुद्रगुप्त। अब कैसे? तो समुद्रगुप्त ने जो है
अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए आसपास के क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया और उन्होंने विजय अभियान किया। इधर पश्चिम पूर्व को जीत लिया था, उत्तर को भी जीत लिया था, दक्षिण बचा हुआ था। तो इनका चलेगा क्या, दक्षिण अभियान। तो ध्यान दीजिएगा, कह नहीं सकते हो समुद्रगुप्त का दक्षिण अभियान चलेगा, तो दक्षिण के जितने भी राजा होंगे सबको वो हरा देता है। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का युद्ध कहा जाता है, एक भी युद्ध हारा नहीं, जिसका नाम है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन बोनापार्ट ही बोलते हैं, 100 युद्धों का विजेता बोलते हैं किसको, समुद्रगुप्त को। वो कभी हारा नहीं, हमेशा हर लड़ाई को जीते, इसलिए पूरा अखंड भारत का वो चक्रवर्ती सम्राट बन बैठा कौन, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के आपको विजय अभियान को समझना है। तो चलिए हम बात करते हैं गुप्त वंश को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो ध्यान रखना, मध्य छत्तीसगढ़ को और दंडकारण्य को क्या कहा गया, आप हमें बताइए। तो मध्य छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया, दक्षिणापथ। और दंडकारण्य क्या कहा गया, महाकांता। ठीक है। छत्तीसगढ़ को प्रभावित करने वाला पहला राजा, छत्तीसगढ़ को प्रभावित या अपने अधीन कह सकते हो, अपने अधीन करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन है भाई, समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे बोलना है समुद्रगुप्त। इनका कौन सा अभियान चलेगा छत्तीसगढ़ में, तो आपको बोलना है दक्षिण विजय अभियान। क्या बोलेंगे, दक्षिण विजय अभियान। और इस दक्षिण विजय अभियान में उन्होंने एक नीति चलाया, उस नीति का नाम, एक पॉलिसी, ठीक है, कौन सा पॉलिसी चलाया, तो आपको याद रखना है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के माध्यम से जो है इन्होंने दक्षिण के राजवंशों को हराकर उन्होंने अपना वर्चस्व, ठीक है, आधिपत्य को क्या किया, सिद्ध किया, और इसलिए कहलाया 100 युद्धों को जीता। ग्रहण करते थे, ठीक है, फिर मोक्ष मतलब छोड़ देते थे, अनुग्रह करने पर उनको जो है ना, क्षमा दान कर देते थे। इस टाइप के ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति उन्होंने चला, किसी को एकदम कहना चाहिए गुलाम बना के नहीं रखा उन्होंने, हरा दिए ना, ठीक है, तुम समझ गए भाई, उनको क्या प्रूफ करना था, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, प्रूफ कर दिया वो। ठीक है जी, आप लोग प्रूफ करने के लिए सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे होगे, है ना, कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे हो कि हाँ, हम जो है इसके लायक हैं, तो मेहनत करोगे तो लायक बन जाओगे भाई। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि समुद्रगुप्त ने जो है दक्षिण विजय अभियान चलाया। तो अब इसके विजय अभियान को थोड़ा सा समझिए संक्षेप में। अब जब ये विजय अभियान के लिए निकल पड़े अपने दल बल सेना के साथ, तो कहाँ पाटलिपुत्र से नीचे आए। आप देखोगे मैप में, पाटलिपुत्र मतलब यहाँ ऊपर में इधर है कि नहीं, छत्तीसगढ़ ऊपर आ रहे थे, तो नीचे सेना के साथ यहाँ आए। तो उनका छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ाव हुआ, उनका कैंप लगा, उनका शिविर लगा, कुछ दिन आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो उनका बहुत बड़ा कैंप लगा महासमुंद में। कहाँ लगा कैंप, महासमुंद में। ध्यान रखना इनका शिविर महासमुंद। और यहाँ पर एक नदी है उस किनारे, कौन सी नदी के किनारे, महानदी के किनारे। तो ये जो जगह है महानदी, आप जानते हो महासमुंद में महानदी गई है कि नहीं गई, गई है। आप देखेंगे तो महानदी के किनारे कहा जाता है कि समुद्रगुप्त और महानदी, इनका बड़ा जोरदार संबंध है, या फिर महानदी प्लस समुद्रगुप्त काम करते हैं। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ताकि आप लोग समझ में, महानदी इसको जोड़ते हैं किसके साथ, समुद्र गुप्त के साथ, क्योंकि इनकी सेना जो है काफी लंबे समय तक यहाँ पर ठहरी हुई थी, उनको आसपास को जीतना था, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको जोड़ देना है महानदी का, महा शब्द को प्लस करना है किस साथ, समुद्र के साथ। तो क्या हो जाएगा, महासमुद्र।
होगा कि नहीं होगा? अब इसको बोलते बोलते क्या बोल देंगे छत्तीसगढ़ी लोग? महासमुद्र। क्या बोल देंगे? महासमुद्र या महासमुंद। तो इस प्रकार से जो है आज का जो महासमुंद है उसका नामकरण किसके पीछे हुआ है, उसके पीछे स्टोरी क्या है? तो महानदी के किनारे समुद्रगुप्त की सेना उस दिनों काफी लंबे समय तक ठहरे हुए थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? महासमुंद, जो कि आज जिला है रायपुर संभाग के अंतर्गत। याद रहेगा। अब जब यहाँ पर आए तो दक्षिण विजय अभियान के तहत जो है छत्तीसगढ़ के कुछ राजाओं से युद्ध हुआ। ध्यान रखें, तो युद्ध किनके किनके साथ हुआ? तो उस समय समकालीन शासक कौन कौन समकालीन? इधर आप देखोगे तो वाकाटक वंश, ठीक है, दिख रहा है समकालीन राजवंश। तो ध्यान देंगे यहाँ पर समुद्रगुप्त का लड़ाई चलेगा या आक्रमण होगा या युद्ध कह सकते हो। तो वाकाटक वंश का आप पढ़ोगे रुद्रसेन प्रथम। क्या नाम है? रुद्रसेन प्रथम, जिसको इतिहासकारों में कहा गया है महेंद्र सेन। इनको इन्होंने हराया। नल वंश में इस वंश का राजा हुआ व्याघ्रराज। याद रखना कौन? व्याघ्रराज। तो इसको व्याघ्रराज इनको हराया। बाकी कहा जाता है कि राजर्षि तुल्य वंश, ठीक, कई लोग बोलते हैं सरबपुरी का भी एक राजा था, सरबपुरी वंश का महेंद्र सेन। महेंद्र सेन, कई लोग इसको जो है नरेंद्र सेन के नाम से भी जोड़ देते हैं कई लोग। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये तीन राजा है, ये अपना कौन सा है? सरब वंश, सरबपुरी, व्याघ्र वंश कौन सा है? नल वंश, और ये अपना वाकटक वंश। इन तीनों वंश के राजाओं को परास्त कर दिया। ठीक है, तीनों वंश के राजाओं को परास्त कर दिया। व्याघ्रराज को भी मार दिया, ठीक है, इसको तो सीधा जिंदा गाड़ दिया। ठीक है, और इनके नाम से जो है मतलब मार दिया, मृत्यु लोग पहुंचा दिया, और इसके नाम से जो है सिक्का जारी किया फिर मारने के बाद। व्याघ्रहंता सिक्का पढ़ोगे आप लोग नलवन से। व्याघ्रहंता सिक्का जारी किया। बाकी इधर इनके मरने के बाद इनको हाल मरते दम तक नहीं मारा, बस हरा दिया। ठीक है, लेकिन उनके नाम से व्याघ्रहंता सिक्का चलाया। बाकी राजर्षि तुल्य जो है सीधा अपनी अधीनता स्वीकार कर, नहीं लागू महाराज तोरसन, है ना, फालतू मुड़ी कानपुर यही। ठीक है, नहीं लागू में, है ना, तोरसन जान तो तक कितनी पावर है तेल, फालतू कवर मरो। बाकी सारा पूरी थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा होगा। चलो भाई, तो हार गए, स्पष्ट है। पांडु वंश तो एकदम अधीनता स्वीकार कर दी। ठीक है, तो अधीनता तो सब स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं कोई अधीनता स्वीकार नहीं करे, ये भी अधीनता स्वीकार करेगा। लेकिन सरबपुरी थोड़ा ट्राई किया था, हो सकता है मैं हरा दूं ऐसा करके, ऐसा में। और नल वंश ने अधीनता हारने के बाद स्वीकार किया, और वाकाटक ने भी अधीनता स्वीकार किया कह सकते हो। तो ये सारी जो जानकारी है आपको याद रखना है, समुद्रगुप्त के हरिसेन द्वारा लिखित है। हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ध्यान रखें, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसको भारत का सबसे स्पेशल या खास अभिलेख माना जाता है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख, ये है एक शिलालेख जो भारत इतिहास का या भारतीय इतिहास का सबसे बेस्ट, सबसे मशहूर, सबसे ऐतिहासिक शिलालेख के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। लिखने वाला कौन था? दरबारी कवि था हरिसेन। पहले के राजा लोग क्या है, दरबारी कवि रखते थे, उनके जो भी कुछ क्रियाकलाप होते थे उनको जो है साहित्य के माध्यम से वो लोग लिख कर फिर होते थे कह सकते हो। अब उसको फिर कई जगह शिलालेख या ताम्र पत्र अभिलेख में भी लिखते थे। ठीक है जी। जैसे आज की दुनिया में मीडिया का जमाना है, तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार, ये सब है कि नहीं? सरकार जो भी काम करती है उसको छाप देते कि नहीं छापते हैं, न्यूज में या फिर टीवी चैनल में। उस समय दरबारी कवि हुआ करते थे, आया समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर हो सबको? चलिए, अब हम बात करते हैं तो समुद्रगुप्त जो है इस तरीके से छत्तीसगढ़ को अपने अंडर में लिया, ये आपको समझ में आ गया। समुद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसमें हमें देखने को मिलता है व्याघ्रराज को हराया, महेंद्र सेन को हराया, रुद्रसेन। ठीक है, इसको भी महेंद्र सेन बोलते हैं, इतिहासकारों में मतभेद है।
ध्यान रखें। तो हमको बस समझना है कि 3 वंशों को जो है अधीन कर लिया, बाकी ये लोग जो है ऑटोमेटिक खुद से बोल दिए भाई हम आपके अधीन में रहकर शासन करेंगे। ये जो गुप्त संवत जारी किए थे वो संवत को ये लोग अपना लेंगे। इन लोग गुप्त वंश लोग जो है बेसिकली वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये लोग का धर्म क्या था? वैष्णव धर्म। तो ध्यान रखेंगे, वैष्णव धर्म के ये परम अनुयायी थे। बाकी वैदिक धर्म को मानते थे लोग, शैव धर्म, शाक्त धर्म, ये सब धर्म को मानते थे। गुप्त गुप्त को भी ये लोग बढ़ावा दिए, किसी का उल्लंघन या किसी को मना नहीं किए, सबको फलने फूलने दिए। लेकिन खुद का पर्सनल धर्म क्या था? वैष्णव धर्म। तो कुछ राजाओं ने, कुछ राजवंशों ने जो है वैष्णव धर्म को भी आत्मसात किया। आया समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को लेकर एक और खास जानकारी आपको याद रखना है। ये जब यहाँ रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे भाई? महासमुंद में सेना शिविर लगाकर। तो कहा जाता है कि इनकी जो है मुलाकात उस समय की परम सुंदरी, एक नाम था कोपरा गांव, कोपरा महासमुंद की रहने वाली थी रूपा देवी। नाम ही है क्या? रूपा देवी। ये क्या हो गए? इनसे आकर्षित हो गए, समुद्रगुप्त इनसे आकर्षित हो गए। तो रूपा देवी के साथ क्या किए ये? विवाह। तो याद रखना, रूपा देवी के साथ क्या स्थापित कर ले? विवाह, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। तो बन गया ससुराल महासमुंद किसका? समुद्रगुप्त का। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के दामाद बन गए कौन? समुद्रगुप्त। ये आपको ध्यान रखना। बाकी युद्ध में आप लोग लिख रहे हैं ना, इसमें व्याघ्रराज महेंद्र से जानकारी जो है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ऐसा करके लिख लेना। स्पष्ट? तो आप देख रहे हो कि अभियान को किस तरीके से सफल बना रहे हैं। अब इनके हमें कुछ सिक्के भी हमें मिले हैं, जिसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। सिक्का तो नहीं मिले हैं। ये मेन सबसे बड़ा जो स्रोत है उनका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख ही है। स्पष्ट हुआ? कौन सा नीति के तहत इन्होंने जो है सिक्का कहना चाहिए लड़ाई किया? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। ये ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ये। चलिए अब बात करते हैं अगले राजा के बारे में, कांचगुप्त। तो कांचगुप्त हमें सिक्का प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। बानाबरद में एक सिक्का प्राप्त हुआ है, बानाबरद। बानाबरद बहुत खास है, आप लोग बानाबरद के बारे में लिखेंगे। बानाबरद बेसिकली वर्तमान में दुर्ग जिला में गांव है। ठीक है, नाम है बानाबरद। धमधा तहसील है, वहां पर है। तहसील क्या है? धमधा। तो बानाबरद में हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना है गुप्त वंश के। उसमें राजाओं का नाम अगर देखा जाए तो कुमार गुप्त, पढ़ोगे आप लोग, कुमार गुप्त, कांच गुप्त, राम गुप्त, स्कंद गुप्त। एग्जाम में कई बार ये चीज पूछा गया है, तो याद रखना। बानाबरत में कुमार गुप्त के एक स्वर्ण सिक्का, एक स्वर्ण सिक्का। स्कंद गुप्त का 7 स्वर्ण सिक्का। ध्यान रखना, स्कंद गुप्त का 7 स्वर्ण सिक्का और कांच गुप्त का एक स्वर्ण सिक्का, ये हमें मिला है। इसको हटा देना, रामगुप्त। सीजीपीएससी में जो एक बार एग्जाम पूछा था, एक बार नहीं कई बार पूछ चुका है कि बानाबरत में किसके किसके सिक्के जारी हुए हैं। तो उसमें बेसिकली नाम आया है कुमार गुप्त,
कांचगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है। हैश टैग कर लिख देता हूँ ताकि कई बार दिमाग में आए तो। CGPSC जो एग्जाम हुआ था उसमें 12 बरस से सिक्के कहाँ का किनके मिले हैं बोलने से? कांचगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, कांचगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार। ये आपका CGPSC के एग्जाम में पूछा गया है। चंद्र सॉरी कुमार समुद्रगुप्त लिख दिया बेसिकली। लेकिन एकदम फुल प्रूफ जो है आपको ध्यान रखना है, सिक्के जो हमें मिले हैं प्रामाणिक रूप से वो आपके कुमारगुप्त, कांचगुप्त और स्कंदगुप्त के। एक स्वर्ण कुमारगुप्त का, एक स्वर्ण कांचगुप्त का और 7 स्वर्ण किसका मिला है? ज्ञापक। इसके अलावा दूसरा जानकारी आपको याद है, आरंग। आरंग में भी हमें मुद्रा मिला है, बहुत खास है। आरंग कौन से जिले में बोलने से? रायपुर। ठीक है, आरंग कहाँ है? रायपुर। तो रायपुर में आपको ध्यान रखना है, आरंग में कुमारगुप्त के रत्न जड़ित मयूर सिक्का, रत्न जड़ित मयूर सिक्का, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। रत्न जड़ित मयूर सिक्का ये किसका है बोलने से? कुमार का, यानी कि कुमार गुप्त। CGPSC CGAP में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग में। तो इसको याद रखना, आरंग में रंग, रंग किसमें होता है? मयूर के कई रंग, मयूर सिक्का। तो आरंग में रंग, मयूर जानते हो मयूर के पंख में कितने सारे रंग होते हैं? देखोगे तो 7 रंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा रायपुर क्षेत्र में पिटाईवल्द, खैरताल ये गांव है। पिटाईवल्द और खैरताल। पिटाईवल्द में कुमारगुप्त के 40 सिक्के, और इसमें अ, खैरताल का गांव है बेसिकली, जिसको जो है आरंग और ये गोबरा नवापारा क्षेत्र से जोड़ा जाता है। 215 कुमारगुप्त के। तो कुमारगुप्त के आप देखोगे तो सबसे ज्यादा सिक्का मिला है छत्तीसगढ़ में। प्रश्न आ सकता है कि नया प्रश्न बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में कौन से गुप्त वंश के राजा का सबसे ज्यादा सिक्का मिला है? ऑप्शन में आएगा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। किसको लोगे? कुमारगुप्त। ठीक है जी। इसके अलावा बालोद के कुलिया में कुलिया करके गांव है, जिला बालोद। ठीक है, ये रायपुर जिला और ये बालोद जिला। तो यहाँ पर कुलिया में भी हमको सिक्का मिला है, ठीक है, कुमारगुप्त का। तो आप देख रहे हो कुमारगुप्त के सिक्के जो है रायपुर जिला, बालोद जिला में देखने को मिल रहा है। रायगढ़ के खरसिया में आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रायगढ़ खरसिया, खरसिया आप जानते हो खरसिया के विधायक कौन है? ओपी चौधरी, वर्तमान में जिला रायगढ़। तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धनुर्धारी सिक्का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धनुर्धारी सिक्का। ये एग्जाम में बहुत पूछा गया। धनुर्धारी सिक्का किसने जारी किया था? तो आप पढ़ोगे विक्रमादित्य। बोलने से चंद्रगुप्त द्वितीय। धनुर्धारी, जिसे नर नारी बोलते हैं ना, तो इसे धनुर्धारी। तो धनुर्धर सिक्का भी जारी किया गया था। तो धनुर्धर सिक्का समुद्रगुप्त ने किया था। धनुर्धर सिक्का ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया, धनुर्धर सिक्का। और धनुर्धारी सिक्का किसने जारी किया? तो आपको याद रखना है विक्रमादित्य उर्फ चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पे नोट करके लिख देना, स्पेशल नोट। धनुर्धर सिक्का समुद्रगुप्त द्वारा
लेकिन धनुर्धारी सिक्का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया था, जो कि हमें कहाँ से मिला है? रायगढ़ में। ये सोने का सिक्का है। किसका सिक्का है बोलने से? सोने का सिक्का। इसके अलावा पीतई बंद, और ध्यान रखना गरियाबंद जिला है, पीतई बंद, ये पास में है। आप देखोगे राजिम जो तहसील है ना, वहीं पर। तो राजिम तहसील में पीतई बंद कर गांव है, जिला क्या हो जाएगा? गरियाबंद। तो यहाँ पर आप जाएंगे गरियाबंद के राजिम तहसील में पीतई बंद, यहाँ पर लगभग 46 कुमारगुप्त के कुमार के और कुछ सिक्के हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के ही प्राप्त हुए हैं, जो कि बेसिकली आपको याद रखना है, 3 सिक्के हैं, 3 सिक्का। तो 46 सिक्का कुमारगुप्त का और 3 सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय का कहाँ मिला है? गरियाबंद के राजिम तहसील में पीतई बंद। इसके अलावा एक और सिक्का मिला है, देख रहे हो बहुत सारे सिक्के मिले हैं। खैरनाल ग्राम बलौदाबाजार, खैरनाल जिला है बलौदाबाजार, बलौदा बाजार। ठीक है, तो खैरनाल बलौदाबाजार में एक गांव है, यहाँ पर 54 सिक्के महेंद्रादित्य, ठीक है, महेंद्रदित्य और कुमारगुप्त। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मुद्रा जो है, सर्वाधिक मुद्रा छत्तीसगढ़ में हमें कौन से राजवंश का मिला है बोलने से? गुप्त वंश का मिला है। और गुप्त में कौन से गुप्त का? कुमारगुप्त का। और बेसिकली सब जो है सोने के ही थे। ठीक है, इसीलिए जो है सोने का सिक्का बहुत मिला है। ये लोग कहा जाता है गुप्तों ने भारत देश में जब राज किया तो सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी किया। सोना था बहुत सारा, इसलिए सोने का सिक्का जारी किया। और इसीलिए सबसे ज्यादा सिक्का भी हमें छत्तीसगढ़ में मिला, इसलिए सोने की चिड़िया कहा गया है। याद रहेगा, सोने का चिड़िया। ठीक है, यहाँ पे याद रखना महेंद्रदित्य कौन है बोलने से, ये कोई अलग राजा नहीं है, यही है। कुमारगुप्त का एक और नाम क्या था? महेंद्रदित्य। तो 54 सिक्के मिले हैं, तो आप देख रहे हो कुमारगुप्त का, ये कुमारगुप्त का, कुमारगुप्त का, जगह जगह कुमारगुप्त का पैसा लेके घूम रहे थे, ऐसा लगता है ठीक, सब जगह बांट दिए। हाँ, तो कुमारगुप्त प्रिंस है कहना चाहिए। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब लास्ट में एक जानकारी और याद रख लो, सिक्का किन का मिला है भाई? तो आप देख रहे हो समुद्रगुप्त मिला है, कांचगुप्त का मिला है, चंद्रगुप्त द्वितीय का धनुधारी सिक्का मिला है, पढ़े हो ना धनुधारी। कुमारगुप्त का सर्वाधिक मिला है, आपको याद रखना है, मैक्सिमम सर्वाधिक सिक्का। और उसके बाद स्कंदगुप्त का भी मिला है थोड़ा बहुत, भानुगुप्त का एरण अभिलेख में आपको याद रखना है, एरण अभिलेख में है, सरबराज का वर्णन, सरबराज जो कि सरबपुरी वंश के शासक थे या संस्थापक थे। बस लास्ट में एक चीज और याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी शादी, बेटी की शादी, एक चीज याद रखना इसके बारे में, बेटी का विवाह, बेटी का विवाह, बेटी का नाम क्या है बोलने से? प्रभावती। ये आपका याद है, प्रभावती का विवाह जो है इससे किया, वाकाटक वंश से किया, जिसका नाम क्या था? रुद्रसेन द्वितीय। ये ध्यान, ये भी द्वितीय, ये भी द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, रुद्रसेन, जिसको वाकाटक वंश में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका गुप्त वंश समाप्त। ओके, तो ये हो गया गुप्त वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी, इससे बाहर आपका आएगा नहीं। ठीक है जी, तो जितने भी ऑनलाइन वाले अभ्यर्थी हैं सभी इसको अच्छे से याद कर लेंगे। कल जो है हम अब दूसरे वंश के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली नल वंश के बारे में। ठीक है जी, चलिए आज क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, धन्यवाद।